आत्मा की यात्रा करनी पड़ेगी। आत्मा की यात्रा का मतलब है हमारी उन लाइफ टाइम्स में जाने की जरूरत है जिन लाइफ टाइम्स में हमने अपने हुनर को, अपनी काबिलियत को, अपने स्किल सेट को डेवलप नहीं किया, जिसकी वजह से अगर हम देखा जाए हिप्नोसिस तो हमारे मेडिकल प्रैक्टिस में पहले से थी। चरक का जो एक मेजर वर्क है, पेनलेस सर्जरी की अगर हम बात करें तो उसमें हिप्नोसिस का एक मेजर कंपोनेंट है। जब हम हीलिंग की बात करते हैं, हीलिंग का मतलब ही है होलनेस या कंप्लीटनेस, संपूर्णता का वो एहसास जो हम अपने रिश्तों में लाना चाहते हैं। अगर मेरे जीवन में वो संपूर्णता नहीं है तो इसका मतलब ये है मेरा जो मन है कहीं ना कहीं मैं उस अधूरेपन को महसूस कर रहा हूं अपने रिश्तों में। मैं हमेशा कहता हूं द ऑब्जेक्टिव ऑफ गोइंग इनटू द सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट टू गेट लॉस्ट इन द स्टोरीज ऑफ लाइफ पास्ट। ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द एसेंस। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हम आपके लिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक महारथी हैं नवनीत वल्लभ जी। पहले तो मैं वेलकम करूंगी सर आपको शो पर कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है मोर देन 15 ईयर्स का है, राइट? एंड यू हैव बीन डीलिंग इनटू दिस फील्ड सिंस लास्ट 15 ईयर्स। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कितने लोग दे डू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज एंड उसका कंसेप्ट समझते हैं? जी, सो बेसिकली अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करें तो हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझे बगैर हम रिग्रेशन को समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी होती है हमारे रिश्तों के ऊपर निर्भर करती है। और रिश्ते जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और सेंसिटिव रिलेशनशिप्स को टैकल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक स्पेशलाइज्ड अप्रोच होगा तो लाइफ थोड़ी इजी रह सकती है। और साइकोलॉजी की एक स्पेशलाइज्ड अप्रोच है एक्सेसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड की बात करें तो दिमाग दो तरह के होते हैं, एक सचेत मन होता है, एक अवचेतन मन होता है, मतलब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सो कॉन्शियस माइंड का मतलब ये है कि मेरी रूल्स ऑफ लाइफ, मेरे नियम, जैसे मैं कहता हूं कि मुझे खुश रहना है। अब ये खुशी का एहसास जो है मेरी सोशियो कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस अपब्रिंगिंग से आया है। और हर व्यक्ति का अलग अलग रीजंस हो सकते हैं उस खुशी के एहसास को अपने जीवन में लाने के लिए। अगर बात करें तो ये मतलब मे बी somebody is happy with minimal things and somebody is not even happy when he has a lot of things even. Absolutely. कि मेरे पास एक 500 रुपए भी आ गए तो I'm happy to purchase a thing with 500 rupees, but somebody is not satisfied with 5 crore also. बिल्कुल। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम सबके अनुभव जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। और जैसा जैसा हमारा अनुभव होता है, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो एक्सपीरियंसेस के साथ एक और चीज जुड़ी होती है, वो है हमारा इमोशन, हमारी भावना। और जो भावना जो है वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में है। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, पास्ट लाइफ जो है हमारा, पास्ट लाइफ इज नॉट दिस लाइफ बट एजेस ऑफ लाइफ दैट वी हैव लिव्ड एज ह्यूमन बीइंग्स, राइट? हाँ, वो मेमोरी हम कैरी करते हैं अपने साथ, इमोशंस हम अपने साथ कैरी करते हैं, तो मेमोरीज भी हम कैरी करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, साइंटिफिकली प्रूवन है, इसलिए मैंने कहा कि इमोशंस कैरी करते हैं। और इमोशंस हमारे जेनेटिक्स से जुड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी हमारे अनुभव हैं बचपन से लेकर अब तक, और हमारी जेनेटिक मेमोरीज जो है, ये सारी जो मेमोरीज, यादें जो हैं, एक इमोशन के दायरे में बंधे होते हैं।
और वो इमोशंस जो होता है वो हमारे माइंड में स्टोर्ड है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड है। जब भी चाहे हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, जैसे एक कंप्यूटर से रिट्रीव कर सकते हैं वैसे ही। सो क्या ये एक्टिविटीज होती हैं, सपोजिंगली समबडी इज वेरी फिलैंथ्रोपिक इन यूज, वो वैसे काम भी करते हैं, राइट? और कई लोग बहुत ग्रीडी होते हैं, कई लोग लाइक एज आई सेड सम पीपल आर वेरी माइजर आल्सो। करेक्ट। 3 4 5 जो भी कैटेगरीज होती हैं, ये हमारे पास्ट लाइफ को ही रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को। देखिए, बहुत सारे जो अनुभव होते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड प्रेजेंट लाइफ से जुड़ी होती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हर चीजें हमारी जेनेटिक्स से आ रही होती हैं। हमारी प्रेजेंट लाइफ की एक्सपीरियंसेस भी बहुत सारी चीजें शेप अप करती है। हमारी पर्सनालिटी, जिस तरीके का हमारा रहन सहन है, हमारी लाइफस्टाइल है, ये सारी चीजें हम पर इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन उसका भी एक रोल है, एक सीमित दिशा होती है कि भाई कितना हमारी एनवायरनमेंट हमारी इनर साइकोलॉजी को या हमारी इनर माइंड को इफेक्ट करती है। दैट मीन्स देयर इज अ जेनेटिक प्रोग्रामिंग, देयर इज एन इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा कहो या इंटरजेनरेशनल ब्लेसिंग कहो, लेकिन हमारी वो जेनेटिक इंप्रेशंस जो हैं वो हम पर हावी होंगी, चाहे हम माने या नहीं माने। ओके। So, जैसे कि like now everybody believes in reincarnation. Correct. And all those episodes also, because being a Hindu from a Hindu family, हमारे यहाँ reincarnation हम मानते हैं, होता है, exist करता है। तो क्या ये reincarnation in some or the other sense is related to past life regression also? अगर हम इसको आध्यात्मिक दर्जा दिया जाए या फिर आध्यात्म की नजरों से अगर हम देख पाए इसको, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म जी। तो और हमारे शास्त्रों में, अगर भगवत गीता से लेकर हमारे वेदों में अगर हम ध्यान दें, इस पूरे कॉन्सेप्ट को मेंशन किया गया। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के माध्यम से हम उन यादों को हम एक्सेस कर सकते हैं। और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी भी ऐसा नहीं है कि लोग थोड़ा सा डर जाते हैं इस नाम को सुनकर, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता कि क्या वो वशीकरण है या सम्मोहन चिकित्सा है। और सम्मोहन जो शब्द है हमारे वेदों में भी दे रखा है और हमारे शास्त्रों में भी दे रखा है। वो है, अगर हम बात करें बहुत रिलीजियस बुक्स की, सब में मेंशन है सम्मोहन जी। तो जैसे हिप्नोसिस हुआ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ, ये दो अलग अलग चीजें हैं एग्जैक्टली। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ही एक पार्ट हिप्नोसिस का आता है। हिप्नोसिस का एक बहुत बड़ा दायरा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हिप्नोसिस में हम स्पोर्ट्स हिप्नोसिस करते हैं, मतलब स्पोर्ट्स को एनहांस, परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए कुछ कर सकते हैं, या हिप्नोसिस में पेन मैनेजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी, बिकॉज हमारे जैसे जो हम नॉर्मल लोग हैं, लेमैन की बात करूं, हिप्नोसिस का मतलब हमें समझ में आता है कि हमसे किसी ने बोल दिया, हमें आंख बंद करी, वी आर इनटू सम ट्रांस स्टेट and whatever the person is guiding and saying हम वही कर रहे हैं। उसके बाद क्या this is true, जो मतलब लाइक लोग बनाते हैं हिप्नोसिस की? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप कह रहे हो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, जो एक वशीकरण जिसको हम कहते हैं जी। और वो कॉन्सेप्ट इंग्लिश में भी है और मतलब वेस्टर्न फिलोसफीज में भी एग्जिस्ट करती हैं और इंडियन फिलोसफीज में भी करते हैं। लेकिन जो एक लीगली एक्सेप्टेड साइंस जो है वो है क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। मतलब ये एक मेडिकल साइंस है और एक स्पिरिचुअल साइंसेस के दायरे में आता है, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रखा है। 1987 में फर्स्ट इंडियन क्लिनिकल हिप्नोसिस सोसाइटी फॉर्म की गई थी अंडर द एजेस ऑफ बड़ौदा यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। हमारे भारत में बहुत लेट एक्सेप्टेंस मिली थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से 2003 में मिली थी। 2003? हाँ जी, बहुत लेट एक्सेप्टेंस मिली थी, जबकि 1930s और 1940s में अमेरिका और ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशंस ने इसको एक्सेप्टेंस दी गई थी। हमारे इंडिया में थोड़ा हर चीजें लेट होती है, लेकिन डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या फिर इस हीलर्स हमेशा से इस साइंस को प्रैक्टिस किया। आइडियली अगर हम माने, ये जो आइडिया ओरिजिन रीइंकार्नेशन पास्ट लाइफ रिग्रेशन का है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिंदू रिलीजन ओनली। हाँ, तो हर एक रिलीजन में है, लेकिन हाँ, हिंदू फिलोसफी इज कंसिडर्ड टू बी वेरी ओल्डेस्ट फिलोसफीज टू इट। हमारा जो एक एसेंस, देखिए ईस्ट में हमेशा
एक फिलॉसफीज रहती हैं, और हमारी फिलॉसफी जब वो वेस्ट में चली जाती हैं तो वो रिसर्च के साथ वो जुड़ जाती है, लेकिन हम लोगों ने अपनी चीजों को कभी रिसर्च का वो दायरा दी नहीं, जिसकी वजह से अगर हम देखा जाए हिप्नोसिस तो हमारे मेडिकल प्रैक्टिस में पहले से थी। चरक का जो एक मेजर वर्क है, पेनलेस सर्जरी की अगर हम बात करें तो उसमें हिप्नोसिस का एक मेजर कंपोनेंट है। बिना पेनलेस सर्जरी हो नहीं सकता, इन दैट स्टेट ऑफ माइंड जहां पेन फील नहीं करते। तो रिग्रेशन की बात करते हैं, अगर हमारी पूरी भगवत गीता को अगर हम समझ लेते हैं तो इसमें अर्जुन जो एक अवस्था में था जहां पर वो अपने अंतर मन की एक यात्रा कर रहा था, तो भगवान कृष्ण ने ही उनको एक सम्मोहन की अवस्था में लेकर गए और उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो अपने अंतर मन को जान पाए। तो कहने का मतलब ये है, जब हम एक इंटर जनरेशन लाइफ टाइम में जाते हैं या हम अपनी पास्ट लाइफ में जाते हैं, अपनी पुनर्जन्म की एक गाथा को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो करंट लाइफ है उसको एक दिशा मिलती है, उसको एक हम नेतृत्व दे पाते हैं, उसको एक लीडरशिप अप्रोच के साथ हम एक नई रेजिलियंस के साथ, एक नई होप के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर पाते हैं। चाहे वो रिश्तों में हो सकता है, फाइनेंसेस में हो सकता है, करियर में हो सकता है, लेकिन जब तक हमारा नजरिया सही नहीं है तो हम अपनी जिंदगी को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इसीलिए हम सबकॉन्शियस माइंड का सहारा लेते हैं। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि रिलेशनशिप हीलिंग की जैसे बात करते हैं हम, how much contribution past life regression gives to a healing of the relationship, any maybe father or son, husband wife, mother or daughter, and any kind of relationship? जब हम हीलिंग की बात करते हैं, हीलिंग का मतलब ही है होलनेस या कंप्लीटनेस, संपूर्णता का वो एहसास जो हम अपने रिश्तों में लाना चाहते हैं। अगर मेरे जीवन में वो संपूर्णता नहीं है तो इसका मतलब ये है मेरा जो मन है कहीं ना कहीं मैं उस अधूरेपन को महसूस कर रहा हूं अपने रिश्तों में, चाहे वो शादीशुदा जिंदगी हो, चाहे वो परिवार के किसी व्यक्ति के साथ कोई अनबन हो, मनमुटाव हो। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन में किसी चीज की तलाश कर रहा हूं, किसी उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा। तो जब मन उदास रहता है और जब बेचैन होता है तो कहीं ना कहीं असहायता की अवस्था में चला जाता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो व्यक्ति अपने भीतर की उस संपूर्णता के एहसास को वो समझ पाता है और अपनी भूमिका को सही ढंग से वो निभा पाता है। अब वो व्यक्ति जानता है कि वो पत्नी है, पति है, पिता है, बहन है, भाई है, लेकिन अपनी शक्ति को नहीं जानता कि मेरी भूमिका क्या है, मुझे किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए अपनों के साथ, या मुझे दूसरों के बर्ताव पर मुझे कैसा रिस्पॉन्स या रिएक्शन देना चाहिए। लेकिन होता ये है, हम ये कहते हैं वो सामने वाला जो पार्टनर है वो डोमिनेटिंग है, या वो हमें वो फ्रीडम नहीं दे पा रहा या नहीं देना चाहता। इन सभी पर्सपेक्टिव्स में हम अपने आप को असहायता की ओर धकेल रहे हैं। तो जब हम रिग्रेशन करते हैं तो हम अपनी संपूर्ण शक्ति को या अपने अंदर के विश्वास को हम दोबारा से ढूंढ पाते हैं। अगर मैं बात करूं, आपने इतने केसेस ऑल ओवर द इयर्स देखे हैं, तो मैक्सिमम केसेस कौन से आते हैं आपके पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए जिनको जरूरत पड़ती है इस चीज की? देखिए, मेरा हमेशा रहा है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो मैंने हमेशा किए हैं वो रिश्तों के केसेस में या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ज्यादा रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स रही हैं, बट प्रोफेशनल इश्यूज हैं, कैरियर चैलेंजेस हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, कभी कभी बहुत मेडिकल एलिमेंट्स जो होते हैं जिसको एक लॉजिकल सॉल्यूशंस नहीं मिल पाता, जैसे पीसीओएस कंडीशंस है, विमेंस इलनेसेस है, इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं, इतने सारे आईवीएफ सेंटर्स हैं, काफी हद तक इवन गायनेकोलॉजिस्ट भी अपने होप खो देते हैं व्हेन देयर इज अ मल्टीपल मिसकैरेजेस टू इट। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें फिजिकल एलिमेंट्स नहीं है, ये हमारे मेंटल भी है, इमोशनल एस्पेक्ट्स भी हैं, और इन सभी चीजों का दायरा हमारे भावनाओं से जुड़ी, हमारे रिश्तों से जुड़ी, और रिश्तों की गहराई को समझना एक आम लेवल पर, एक सुपरफिशियल पर लेवल पर समझने का मतलब है कि चोट पर हम सही ढंग से मरहम नहीं लगा रहे हैं। exactly. तो अगर सही ढंग से मरहम लगाना है तो हमें
आत्मा की यात्रा करनी पड़ेगी। आत्मा की यात्रा का मतलब है हमारी उन लाइफ टाइम्स में जाने की जरूरत है जिन लाइफ टाइम्स में हमने अपने हुनर को, अपनी काबिलियत को, अपने स्किल सेट को डेवलप नहीं किया, जिसको हम आध्यात्म की भाषा में हमने वो कर्म किए या उसका भुगतान कर रहे हैं। अगर हम साइंटिफिक दर्जा दिया जाए इस चीज को, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं वी डिड नॉट नर्चर आवर स्किल सेट। अगर वो स्किल सेट आ जाती तो आज वो दिक्कत हमारे साथ होती। हाँ जी। तो अगर मैं किसी केस के बारे में आपसे बात करूं, कोई बहुत ही पेचीदा केस रहा हो जिसको आपने हैंडल किया एंड इट टुक पेन्स फॉर यू आल्सो टू कम अप विद दैट केस। मेरे लिए हमेशा एक केस हमेशा चैलेंज ही रहता है जी। तो हर एक केस में ये नहीं कहूंगा कि ये मुश्किल केस है या आसान केस है जी। क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने जिंदगी में मुश्किलों से वो जूझता रहता है, उन चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। बट ऐसा कौन सा डिफिकल्ट, वन ऑफ द डिफिकल्ट केस आपके लिए लगा हो कि दिस वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी आल्सो? मेरे लिए हर रोज एक चैलेंज ही होता है कि उस चैलेंज को सुलझाना होता है, लेकिन फिर भी मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक केस डिस्कस जरूर करना चाहूंगा, लेकिन मैं डिटेल्स नहीं दे सकता बिकॉज ऑब्वियसली काफी मेरे जो क्लाइंटल्स रहे हैं वो थोड़े हाई प्रोफाइल ब्रैकेट्स के रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक उनकी मीडिया लाइफ, पर्सनल लाइफ बाहर नहीं जानी चाहिए। तो लेकिन फिर भी जो मैं एक स्ट्रक्चर के आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरीके से ये साइंस बेनिफिशियल हो सकता है। ये आज से मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे केसेस किए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा इंटरेस्टिंग केस हो तो आपको भी लगे कि हाँ इससे हम पास्ट लाइफ में हम जा सकते हैं और इससे एक हम इसका सही बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये आज से पहले आई गेस 10 साल पहले की केस है। वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट केसेस नहीं कहूंगा, लेकिन एक चैलेंज जरूर रहा है। Like I was working with a couple who was in a verge of divorce, and there was no way to कि उस रिश्ते को ठीक करने की एक गुंजाइश हो, क्योंकि कुछ रिश्ते सवर भी जाते हैं, कुछ रिश्ते बिखर भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने से आपके रिश्ते ठीक हो जाएंगे या फिर एक उम्मीद की एक लॉ है, एक प्रकाश है, ऐसी मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा और ना ही मैं क्लेम करना चाहूंगा, और ना ही मैं कभी किसी रिग्रेशन थेरेपिस्ट को, जितने लोगों को मैंने ट्रेन भी किया है अक्रॉस द ग्लोब, मैं कभी किसी को एडवाइस भी नहीं कहूंगा कि ऐसा हम कोई क्लेमिंग करें। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली वो अपने अंतर मन से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। सो दिस वाज अ कपल हु हैड कम टू मी, और वो एक्चुअली कपल नहीं आए थे, पहले वो वाइफ केम देन द हस्बैंड केम ग्रेजुअली, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव नजर आता है तो दूसरा व्यक्ति अपने आप आ जाता है। तो शी केम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जब वो आई मेरे पास तो उनका एक सिंपल सा इश्यू था। आई थिंक उन्होंने कहीं सुना था कि नींद की दिक्कत हो रही है और उसे हिप्नोसिस से ठीक किया जा सकता है। कहीं किसी, आई थिंक उनके किसी ऑफिस कॉलीग ने किसी साइकोलॉजिस्ट का रेफरेंस दिया था, और उस साइकोलॉजिस्ट ने, आई थिंक उन्होंने हिप्नोसिस में ट्रेन नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने साइकोलॉजी की किताब में पढ़ी है कि हिप्नोसिस से ट्रीट किया जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं साइंस में, और अगर आप ये करोगे तो क्या पता ये कॉम्प्लीमेंट हो जाए। और उस लेडी को काफी एक लंबे टाइम से स्लीपिंग पिल्स की बहुत ज्यादा मात्रा में लेने की बहुत आदत थी, तो जिसकी वजह से, और ऑन द टॉप ऑफ इट बाद में मुझे पता चला कि शी हैड अ लॉट ऑफ मिसकैरेज इश्यूज टू इट। तो मिसकैरेजेस होने के भी एक, अगर साइंटिफिक थोड़ा ग्राउंड्स पे देखा जाए, शी वाज डायग्नोस्ड विद अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का मतलब है कोई मेडिकल रीजन नहीं है उस मिसकैरेज के पीछे। तो बार बार मिसकैरेज भी होता है, तो एक साइकोलॉजिकल और इमोशनली वो बहुत डिस्टर्ब थी। और ये भी मानते हैं कि जितने भी मेडिकल लिटरेचर्स हैं, अगर हमारी स्लीप अगर सही नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो अगर उनकी स्लीप सही नहीं है तो उनकी फर्टिलिटी या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अफेक्ट कर जाती हैं। तो ऊपर से ये केस है कि जहां पर स्लीप इश्यूज है, तो इन्होंने मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स वगैरह इन सब की बात तो की नहीं थी कि इनफर्टिलिटी इश्यूज है, सब कुछ है या समथिंग लाइक दैट। एक सिंपल सा केस लेकर आए थे कि भाई देखो मुझे नींद नहीं आ रही, और किसी साइकोलॉजिस्ट के पास वो ऑलरेडी काउंसलिंग सेशंस ले रही थी, और उन्होंने कुछ हिप्नोसिस का जिक्र किया कि भाई हिप्नोसिस से कुछ हो सकता है। तो उसी सोच से वो आई,
और वो उनका पहला सेशन ऐसा हुआ कि बातें हम करते करते हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात पर पहुंचे, और हिप्नोसिस तो उनके लिए एक एलियन कॉन्सेप्ट था, साथ में पास्ट लाइफ की भी बात हो गई, तो उनको ऐसा लगा कि भाई मैं कहाँ आ गई, ये वाली सोच प्रोसेस उनके दिमाग में हावी हो गई। लेकिन फिर भी एक सीवियर इशू था, क्योंकि ऐसा होता था कि उनके हस्बैंड जब फॉरेन जाते थे तो वो पूरी रात जगी रहती थी, सारी लाइट्स को ऑन करके बैठ जाती थी तो और रात को एक डार्कनेस का भी एक फियर था। तो बहुत से लोगों को फोबिया का भी होता है कि भाई मुझे अंधेरे से डर लगता है या फिर मुझे हाइट से डर लगता है। तो अब इसका कोई नेचुरल आप रीजन नहीं फाइंड आउट कर। फियर का तो हम जान सकते हैं कि भाई बचपन में ऐसा कुछ घटना घटी या फिर ऐसी कोई परिस्थिति हुई, लेकिन आप ट्रेस नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही ऐसा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जिसमें मल्टीपल इश्यूज एक साथ वो लेकर आए, और पहली पास्ट लाइफ, क्योंकि उनका रिसेंटली हाल ही में मिसकैरेज हुआ था, तो वो एक ट्रॉमा भी था, एक क्योंकि लास्ट जो बच्चा जो मिसकैरेज हुआ था तो उनके साथ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं उनको अपने मातृत्व पर, अपने मदरहुड पर, कि मैं सक्सेसफुली बच्चे को कंसीव कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, एक संदेह भी था, क्वेश्चन मार्क भी आ जाता है। और ज्यादातर फीमेल्स को आ जाता है एक रिकरेंट फेलियर्स इन आईवीएफ के बाद। तो उस समय क्या होता है कि दोबारा खुद पर, बॉडी पर एक फेथ लाना और मेडिकल साइंस पे फेथ लाना दोबारा मुश्किल हो जाता है। तो जब उन्होंने पहली बार रिग्रेशन करवाया, मतलब वो कुछ फॉरेन लाइफ में गए, अमेरिका वगैरह में जाकर आए, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग तो लगा कि देखो अमेरिका में ये हुआ वो हुआ, लेकिन कहानी का सार ये था, वहां पर उनकी कोई डेथ हुई, उनके कुछ ऐसे उनके अपनों ने कुछ उनको धक्का दिया, समथिंग लाइक दैट। एक पूरी कहानी जैसे एक फिल्मों की कहानी होती है वैसा ही कहानी निकल कर आया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ गोइंग इनटू द सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट टू गेट लॉस्ट इन द स्टोरीज ऑफ past. Objective is to get the essence. और उनको एक एसेंस मिला उस पूरी कहानी में, भले उनकी उस कहानी में उनकी मृत्यु हो जाती है, गोली लग जाती है और उनके अपनों ने ही उनको शूट कर दिया, ऐसी एक जैसे हमारी टिपिकल बॉलीवुड फिल्मों की कहानी जैसी उन्होंने एक कहानी मुझे सुना दिया। और लेकिन जब आप सम्मोहन की अवस्था में जाते हैं, हिप्नोसिस में जाते हैं, आप सिर्फ एक याद नहीं कर रहे हो, उसको आप रिलिव कर रहे हो, उसको दोबारा जी रहे हो, उस मोमेंट को अगर आध्यात्मिक की भाषा में कहें तो उसको आप कर्मा क्लियरेंस कर रहे हो। आप दोबारा से उस कर्म को दोबारा जी रहे हो और उसको क्लियर कर रहे हो, उसको हमेशा हमेशा के लिए उसकी जड़ों से खत्म कर रहे हो। तो अगर हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका मतलब है यू आर डिस्चार्जिंग द सेलुलर मेमोरी फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स सो दैट कि आपकी प्रेजेंट लाइफ वो अफेक्ट ना हो। तो वहां पर उनको ये रियलाइजेशन हुई कि मैं ही हूं अपने जीवन की करता धरता, मुझे अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस करनी थी, क्योंकि मैं औरों के लिए इतना ज्यादा सैक्रिफाइस किया, मैंने अपने लिए कभी सोचा ही नहीं। तो जिसकी वजह से मेरे जो आसपास जो लोग थे उन्होंने मुझ पर मैनिपुलेट किया, जो भी XYZ, जो कहानी का एक ओवर एम्प्लीफाइड स्टोरी था जहां पर उनकी डेथ हो जाती है और उनको कोई शूट कर देता है, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। वो पास्ट लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रेजेंट लाइफ में हाँ फाइट्स होती रहती हैं, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन पास्ट लाइफ में बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चले। जब उन्होंने वो एक्सट्रीम कहानी देखी तो उनको या महसूस किया, उनको एक सबसे बड़ी लर्निंग आई, मुझे अपनी जिंदगी अपनी शर्तों से जीनी है। That was the essence, and that was the first eye opener for that person. और उसके बाद आई थिंक उन्होंने बहुत सारे सेशंस लिए। उनके हस्बैंड भी उस सेशन में बाद में आए, क्योंकि उनको उनके बीच की जो रिश्ते थे उसमें कुछ सुधार आने लगा। तो सडनली उनका और अगले सेशन में देखा तो वो भी साथ में आए हुए थे और उन्होंने भी अपना सेशन कराया। तो जब उन्होंने अपना सेशन कराया उसके कुछ समय बाद शी कुड कंसीव विद अ चाइल्ड, एंड विद इन अ ईयर और सो शी कुड हैव अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। अब वो IVF का केस था और एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होना इट्स अ मिरेकल। और उसके बाद फिर वो जब US गई तो फिर एक और चाइल्ड हुआ और उनको
ऐसा नहीं है कि अब डॉक्टर ने उनको पहले बोल दिया अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है तो अब दोबारा पॉसिबिलिटी होगा कि नहीं होगा। तो मतलब उस जड़ों से वो बीमारी, वो सोच, वो साइकोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस थी वो हील हो गई। इसी वजह से जब वो अमेरिका गई, जब वहां सेटल हुई, बच्चे के साथ लेकर के दूसरा जब बच्चे को बेबी को प्लान किया उन्होंने, सो शी कुड कंसीव इट विदाउट एनी मच एफर्ट्स टू इट, विदाउट मेडिकल नेचुरल प्रोसेस। तो इसका मतलब ये कि सबकॉन्शियस माइंड हैज ग्रेट लर्निंग कि हाँ, जब आपके रिलेशन स्ट्रेन हो रहे हो या एनी प्रॉब्लम व्हिच इज अकरिंग इन योर लाइफ, you should go to a therapist also. Absolutely. Not only with respect to doctors, but therapists can be helpful. I believe a integrated approach is very much required, क्योंकि जब तक हम माइंड को नहीं समझेंगे, इमोशंस को नहीं समझेंगे। देखो, अगर मान लो कि किसी को सर्दी जुकाम हो गया और आपको पैरासिटामोल लेने की जरूरत पड़ गई, तो आप ले लीजिए पैरासिटामोल, आई डिड नॉट क्वेश्चन दैट। लेकिन अगर बार बार इम्यूनिटी की इश्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई स्ट्रेस आप पर हावी हो रही है जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स को अफेक्ट कर रही है। तो हमारी जिंदगी में जो भी चीजें चल रही, हमारी माइंड की कहानी, और इसलिए हम कहते हैं द स्टोरी ऑफ योर लाइफ इज द स्टोरी ऑफ योर माइंड। सो इफ यू वांट टू हील योर माइंड, यू हैव टू हील द पर्सपेक्टिव्स बिहाइंड दैट एक्सपीरियंस। उसका नजरिया अगर बदलोगे तो वो आपकी जिंदगी जो है उसमें वो निखार जरूर आएगा। So, अगर हम यहाँ बैठे हैं, is it possible that you can take me to my past? Definitely, that's possible. Can we do this? We can try for sure. Perfect. ये आपका पहला पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है, Very first एक्सपीरियंस। तो हम इसको बहुत सिंपल रखने की कोशिश करते हैं। Sure. हम कोई ना कोई एक स्किल सेट या टैलेंट जो आपको आपके पिछले जन्म में थी, इसको हम पॉजिटिव कर्मा बोलते हैं, है ना? तो अगर हम उस टैलेंट को आपके वर्तमान जीवन में लेकर आते हैं, उस स्किल सेट को जो आपको पहले से अवगत नहीं है, अगर वो टैलेंट आप में आ जाती है, तो वर्तमान जीवन में, आपके प्रेजेंट लाइफ में, चाहे आपके रिश्तों हो, चाहे आपके लाइफ के डिसीजंस हो, वो और ज्यादा बेहतर हो सकते है ना? तो विदाउट टचिंग अपॉन द रियल प्रॉब्लम, एक सुपरफिशियल लेवल ही सही, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो जब हम रिग्रेशन की बात करते हैं, थोड़ा सा एक मेडिटेटिव स्टेज होता है, तो एक गाइडेड इमेजरी होती है, थोड़ी सी इमेजिनेशन करते हैं, थोड़ी सी विजुअलाइजेशन करते हैं, और धीरे धीरे हम सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई वशीकरण हो रहा है या वश में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप विलिंग नहीं हो, आपको कोई ट्रांस पे लेके जा ही नहीं सकता, है ना? तो देयर हैज टू बी अ कन्विक्शन फ्रॉम योर एंड कि देखो मैं उस अवस्था में जाना चाहता हूँ। ऑब्वियसली नाइदर ये हिप्नोटिक काउच है तो एक नॉर्मल सा चेयर है, तो ऑब्वियसली चेयर पर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो होगा ही होगा, और जाने में भी इजी नहीं होगा। बट हम इस पॉडकास्ट में जितना हम कर सकते हैं विद द लिमिटेशंस इन माइंड, क्योंकि एक थेरेप्यूटिक जर्नी का एक अलग एटमॉस्फेयर होता है ना? तो जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, एक माहौल होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। तो अभी हम कैमरास के बिल्कुल सामने बैठे हैं, तो और पहले से ज्यादा कॉन्शियस हैं, लेकिन हमें ये इस कॉन्शियसनेस के माध्यम से ही हम अपने unconscious self को tap करेंगे। Sure. Keep your legs straight, and I think that's it. Close your eyes, आंखें बंद कीजिए। 3 गहरी सांस लें। Breathe into your nose and breathe out through your mouth. जैसे जैसे आपकी सांसें तेज होती जा रही हैं, वैसे वैसे आपका शरीर और मन पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। और हर सांस के साथ महसूस कीजिए वो सारी पॉजिटिव एनर्जीज जो आप अपने यूनिवर्स से, अपने कॉस्मोस से इनहेल करना चाहते हैं, उसको आप अपने जहन में लेकर आइए। और जब आप एक्सेल कर रहे हैं, अपने मुंह से एक्सेल कीजिए एज इफ यू आर ब्लोइंग ए कैंडल। जैसे एक बर्थडे केक होता है, एनिवर्सरी केक होता है, तो किस तरीके से हम कैंडल को बुझाते हैं, वैसे ही पूरी शक्ति से, पूरे विश्वास से वो सारी नेगेटिव
थॉट प्रोसेस को, अपनी इमोशंस को, बेचैनी को, हेल्पलेसनेस को, गुस्से को, सैडनेस को, निराशा को, डिसअपॉइंटमेंट को, वो सारी ऊर्जाएं, वो सारी एनर्जीज जो आज इस वक्त आपके लिए हानिकारक है, आपके लिए जरूरत नहीं है, उन सभी ऊर्जाओं को आप बाहर निकाल दीजिए और सिर्फ अपने भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी को, एक पॉजिटिव थॉट को अपना लें। वातावरण में जितनी भी आवाज सुन रहे हैं वो सारी आवाज आपको लाख गुना गहराइयों में लेकर जा रही है। All the sounds that you hear in the background is now helping you to go million times deeper. The deeper you go, the more you relax. And the more you relax, the deeper you go. Give yourself the permission to go million times deeper. अब मैं चाहूंगा कि अपनी बंद आंखों के सामने एक बोर्ड को महसूस करें। बोर्ड आपने बचपन में जरूर देखा होगा, अपने स्कूल के दिनों में। व्हाइट बोर्ड हो सकता है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है। हमारे टाइम में ब्लैक बोर्ड ज्यादा होता था, अभी व्हाइट बोर्ड ज्यादा आ गया। बट आपने ब्लैक बोर्ड भी देखा होगा, व्हाइट बोर्ड भी देखा होगा, है ना? तो ये जो बोर्ड है, एक रेक्टेंगुलर आकृति का बोर्ड जो आप बहुत अच्छे से फेमिलियर है, उस बोर्ड को अपने सामने बनाएं, अपने मन की आंखों के सामने। और ये मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि बचपन में आपने अपने टीचर्स को देखा है उस ब्लैक बोर्ड में चौक से लिखते हुए या फिर व्हाइट बोर्ड में मार्कर से लिखते हुए। तो ऐसा ही एक बोर्ड, रेक्टेंगुलर बोर्ड की आकृति बनानी है जिसके ऊपर 100 अंक लिखा है, 100 लिखा है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं, पॉसिबल, महसूस कर सकते हैं? यस। एक बोर्ड है जिसके ऊपर 100 अंक लिखा है। अब आपको उल्टी गिनती गिनना है। You need to count in a descending order starting from 100 because we are familiar with the countings 100, 99, 98, 97. The moment you count backwards in a reverse order, ये जो बोर्ड जो आपके जहन में है वो पीछे हो जाएगी, बोर्ड की साइज छोटी हो जाएगी, बोर्ड में जो लिखा हुआ अंक है वो घटते जाएंगे। और जैसे जैसे बोर्ड के अंक घटते जाएंगे, नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते जाएगी, आपकी सांसें और आपकी मन का जो एक फीलिंग कहो, एहसास कहो, एक शिथिलता की ओर, एक शांति की ओर, एक गहराई की ओर बढ़ती जाएगी। तो तैयार हो जाइए इस अलौकिक यात्रा के लिए। Just make sure that you're ready to get into a very deep state of calmness, into this wonderful journey of accessing your past life. वो पिछला जन्म, जिस पिछले जन्म के हुनर के माध्यम से, और वो हुनर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आप ही के भीतर का वो हुनर है जो आपके डीएनए में है, आपकी जेनेटिक्स में है, आपका पुनर्जन्म कहो, आपका एंसेस्ट्रल मेमोरी कहो, आपकी पूर्वजों की खूबी कहो, जो आपके अंतर मन में है, या उस पॉजिटिव कर्म कहो, उसको किसी भी नजरिए से उसको देखो, लेकिन आप ही के अवचेतन मन के अंदर वो हुनर है। और आज उस हुनर की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है आपके जीवन में, आपके रिश्तों में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में। एंड दैट इज व्हाई you're choosing to get into your subconscious mind. So I want you to count backwards in a reverse order, starting from 100. You need to speak out the numbers loud and clear. हमें ना फ्लाइट पकड़नी है, हमें ना ट्रेन पकड़नी है। So basically, count in a normal pace, 100, 99, right. 98, बोर्ड की साइज छोटी होती जा रही है। 96, हर सांस के साथ 95, आप लाख गुना गहराइयों में उतरते जा रहे हैं। 92, जैसे जैसे आप मन की गहराइयों में उतर रहे हैं, 91, you're finding yourself 89, in a deep state of calmness,
in a deep 88, state of relaxation. 87, The deeper you go, the more you 85, relax. 84, And the more you relax, 83, the deeper 82, you go. 81, Give yourself 80, the permission to go 79, million times deeper. 78, 78, 77, 77, 76, 76, 75, 75, 74, 74, 73, 73, 72, 72, 71, 71, 70, 70. बोर्ड की साइज 69, और छोटी होती जा रही है. आप लाख गुना गहराइयों में उतरते जा रहे हैं. 68, जैसे जैसे आपकी सांसें गहरी होती जा रही है, आप 67, अपने अंतर मन की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं. 65, Continue going deeper. 63, The deeper you go, 64, the more you relax. And the more you relax, the deeper you go. 61, हर सांस के साथ आप गहराइयों में उतर रहे हैं. 59, बोर्ड के अंक घटते जा रहे 58, हैं, सांसें तेज होती जा रही हैं. 56, 55, 54, आपका शरीर और आपका मन 55, बहुत ही 50, रिलैक्स स्टेट में होता 49, है. 48, जैसे जैसे नंबर घटते जा रहे हैं, आप एक ऐसी शांति को, 44, एक ऐसे एहसास को 41, उस जीवन काल में प्रवेश करना चाहते हैं. उस पिछले जन्म में, 59, जिस पिछले जन्म में कहीं ना कहीं एक स्किल सेट कहो, 35, एक टैलेंट कहो, एक हुनर कहो, जो आपके अंदर थी, जो आज 39, सबसे ज्यादा 28, आज आपको जरूरत है आपके रिश्तों में. अगर वो सोच, 25, अगर वो भावना, अगर वो कन्विक्शन 23, 22, 21, आप में है, तो 19, आपको जीवन में कभी भी 18, 17, 16, फेलियर नहीं है, 14, पराजित महसूस नहीं करो. 12, जिंदगी में कभी निराशा नहीं आएगी. You will not feel disappointed in life. 6, And keeping all these thoughts in the background, 2, you're going 1, 0. and 0. Deep sleep. I'm going to tap on your third eye. Deep sleep. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Deep sleep. Your physical body will relax. Your mind is completely calm. And you're going deep into a hypnotic sleep. Which is, am I right? Right. लेकिन परिवार में अगर हम ऑन की बात करें, अंकल की बात करें, पिछले जन्म की बात करें, तो क्या उनमें वो ऑथेंटिसिटी जिस पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, क्या उतनी थी या नहीं? पहली सोच, पहला विचार, पहली भावना. No. No. And when this transparency and this authenticity was missing, how did that affect you? ये अलग हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव इमोशन भी उस जीवन काल में आपने महसूस किया आपके अपनों की वजह से. और वो फीलिंग क्या थी? Is it disappointment? Is it anger? Is it sadness? What was that emotion that was affecting you big time in that lifetime? I can see a happy emotion. You can see you're happy. You smiled a little, but internally, just scan your entire body. Where do you feel that emotion of negativity is stored? I want you to release that emotion, breathe out that emotion completely. Just scan your entire body. जहां पर आपको कोई भी discomfort जो आपको महसूस हो, that is that energy which is a trapped impression from that past life. तो पहली सोच, पहला विचार, पहली भावना. Just scan your entire body. Where do you feel some kind of discomfort? It could be a pricking sensation, it could be a pain, it could be aches and pain, it could be any kind of sensation. It could be warm, it could be cold. Just scan your body. Where do you feel that sensation? Heaviness on shoulders. Heaviness on shoulders. उस पर ध्यान फोकस कीजिए, उस पर अपना 100% ध्यान केंद्रित कीजिए. Is it anger? Is it sadness? Is it disappointment? Or is it, what's the emotion that is just coming up in the back of your mind? The only emotion that is coming up is that I can see aunt and uncle, as I mentioned. I have to carry them through the time they are alive. मतलब जब तक वो हैं, मुझे वो करना पड़ेगा. लेकिन अगर मुझे करना पड़ेगा तो मुझे किस एहसास के साथ करना पड़ेगा? मतलब that was there, even though you were finding discomforts, but there was a smile in your face. There was something which was very different and something which was not ordinary. I What could was that? figure out their manipulations and everything, and I thought myself blissful knowing those things. मतलब आप उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रही थी.
क्योंकि आप अपने आप को बहुत ट्रांसपेरेंट रखती थी, अपने आप को ऑथेंटिकली आप चल रही थी और उसका एक्सेप्टेंस पूरी दुनिया कर रही थी। मतलब आपके इर्द गिर्द आपकी जो इकोसिस्टम में जो लोग हैं, जहां पर आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर रही थी, जहां पर वो ट्रांसपेरेंसी थी, बनी थी और वो चल रही थी। True. Which means that became an inspiration for you when you were making a difference in the lives of others. कहीं ना कहीं you could find a strength inside of you to live your life in your own terms, irrespective of what is happening True. inside of you. समय और बीतता जाता है. Did you get married in that lifetime? You were a male in that lifetime. You may or may not got married, but still, I just want to ask. First thing I can see a child, yes. Yeah, you got married. How's your bond with your child and your partner? Go with your first thoughts, first impressions, and first feelings. I cannot see a partner, but yes, I can still see a child somewhere around 4 or 5 years. Yeah. Just look for the partner. Has the partner left you, or left you to heaven, or left you physically from that space? What's the feelings that is coming up? The only feeling that I can see, yes, I can see a partner, but yes, I have other responsibilities as a. मतलब उस लाइफ में प्रायोरिटी कुछ और था, है ना? So obviously there is nothing which is saying कि ये बड़ा है या वो बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है. हमारी लाइफ का एक उद्देश्य होता है. Take a deep breath, let it go to each and every cell of the body, each and organ of the body, each and layer of existence, and in a slowly I'm going to bring you back. But before that, let all the healed personalities of Aparna integrate totally and completely with your physical body right now. Just take a deep breath. Just absorb this wisdom, each and every cell of the body, each and every organ of the body, each and every layer of existence. और कुछ ही पल में मैं आपको वापस लेकर आने वाला हूँ. But before that, all the negative vibrations that you accumulated across time and space, let it get completely erased from your mind. And in a few seconds now, I'm going to bring you back. Start coming on 1, feeling fine, fresh, relaxed. Further up at 2, with no pain, no discomfort, and coming back to the consciousness. Let the fullest of the healing energy that you've absorbed in that lifetime come into your consciousness. That from this moment onwards, I choose to live a life of sense of satisfaction because I'm more authentic, more in touch with my goals, my needs, my dreams of life. At 3. Blood flowing to each and every cell of the body, each and organ of the body, each and tissue of the body, each and a layer of existence. And you are now coming back into the consciousness at 4 and ready to take charge of your life. 1, 2, 3, 4, 5. Eyes open, wide awake, with a big smile on your face. Slowly rub your hands, keep it on your eyes. And with a gentle smile, come back, come back, come back. How you feel? Better. So basically, आज हमने पहला एक एक्सपीरियंस कहो जहां पर आपने विदाउट टेकिंग योर कोर इश्यूज और या फिर एक पर्सनल इश्यूज को मैंने बगैर टच किए बिकॉज देयर वाज अ कैमरा व्हिच वाज देयर. सो लेकिन उस दायरे में भी हम बहुत कुछ समझ पाए. व्हाट यू नीड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपकी प्रेजेंट लाइफ की सबसे बड़ी नीड ये है, यू नीड टू इंक्रीज योर सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन. और वो सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन तब बढ़ेगा जब आप अपनी जीवन को अपनी शर्तों से जिएंगे, अपने सपनों को ज्यादा फुलफिल करेंगे. True. And the more you are authentic to your own needs, not others' needs in your ecosystem, Right. जब आप अपनी needs को fulfill ज्यादा करेंगी, your sense of satisfaction will be immense. So what was the biggest wisdom here? To live a very authentic life. Authentic life means living your life in your own terms. अपने needs को fulfill करना, अपने एस्पिरेशंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना. और अगर आप ये ऐसा कर पाते हैं पहले से कहीं ज्यादा, तो योर सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन. Thank you so much today for this session. Thank you. ASKofficials.com